प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको पीएचडी करना है और नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, आगे प्रोफेसर बनना है और शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचना है? प्रेरणा चूँकि हम बचपन से ही हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने का शौक़ रहा है, तो हमें कहीं भी कुछ भी अगर दिख जाता है रुचिकर तो हम उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो इसी के बारे में हमको एक बार एक लेख पढ़ने को मिल गया, विश्वविद्यालय में कैसे आप टीचर बन सकते हैं या डिग्री कॉलेज में कैसे आप टीचर बन सकते हैं। अच्छा। तो हमको एक लेख एक मैगजीन में पढ़ने को मिला, वहाँ से हमारे अंदर जो है वो रुचि जागृत हुई। यहाँ बहुत सारी रही, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो अभी हमारे गांव में 3 से 4 साल पहले लाइट आई है। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, लैंप जला करके या लालटेन जला करके उससे पढ़ाई की जाती थी। और कोई ऐसा यादगार पल जब आपको लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत कठिनाई पड़ रही है, बहुत सबसे पहले तो आपको व आपके प्रियजनों सहित समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कई लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन एक्चुअल में वह डॉक्टर नहीं होते हैं। तो आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और पीएचडी की डिग्री हासिल करनी पड़ती है। एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो हमारे बचपन के मित्र हैं और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष की बदौलत प्राइमरी से पीएचडी तक का सफर तय करके पीएचडी की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर सुरजीत पाल। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीएचडी आखिर है क्या? दरअसल हम देखते हैं अपने गांव क्षेत्र में लोग जो है इंटर और ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई कर पाते हैं। उसी करने के लिए परास्नातक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप परास्नातक करते हैं किसी विषय के साथ और अगर आप उसी विषय में शोध कार्य करना चाहते हैं, तो उस शोध कार्य करने के लिए जो अवधि दी जाती है या जो एडमिशन लिया जाता है उसको हम पीएचडी के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कि आप उसका दर्शन, जिस भी विषय से आप कर रहे हैं आप उसका दर्शन समझने का कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें घटित होती हैं। मान लीजिए हमने इतिहास में पीएचडी किया है, प्राचीन इतिहास में, तो हम इतिहास का सिर्फ और सिर्फ घटनाओं का कालक्रम ही निर्धारित नहीं करते या उसके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा करते। हम उसके बारे में ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये घटना हुई तो आखिर क्यों हुई। बहुत ही बारीकी जाते हैं, बहुत ही बारीकी तो से। क्वेश्चन हमारा है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि पीएचडी कौन कर सकता है और क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो जब ग्रेजुएशन करके आप परास्नातक में एडमिशन लेते हैं तो परास्नातक की योग्यता इसमें रखी गई है। आपका परास्नातक 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कर सकता है पीएचडी? उसकी योग्यता यही रखी गई है कि आप परास्नातक की परीक्षा आपने पास की हो, और इसके साथ ही अगर आप आगे बढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, ठीक है, और पीएचडी करने के बाद मान लीजिए आप किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में आप पढ़ाने की इच्छुक हैं, तो उसके लिए आपको नेट की जो है वो क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। नेट? जी हाँ। नेट के बारे में थोड़ा सा बताइए, नेट क्या ये होता है? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है एक तरीके से डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए जब हम नेट में बैठ सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं? नेट में बैठने के लिए अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को चूँकि नेट जो है वो यूजीसी के संबद्ध एक संस्था है, उसके द्वारा कराया जाता है, और उसके बाद इसकी मुख्य रूप से योग्यता है वो 55% अंकों के साथ आपको परास्नातक होना जरूरी है। 55% अंक अगर हमारे परास्नातक में है तो हम नेट क्वालिफाई, आप उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नेट के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, नेट का फॉर्म हम फिल करते हैं। बिल्कुल। और बाकी ये सामान्य वर्ग के लिए है, ओबीसी और एससी के लिए इसमें 5% का जो है आरक्षण भी मिला है। हाँ, वो उनके लिए 50% पर भी वो। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ नेट के ही अंतर्गत आती है। नेट की परीक्षा जो लोग देते हैं, अच्छा, उस परीक्षा के अंतर्गत जो नेट की जो सीटें होती हैं वो मान लीजिए कि 1% होती हैं, ठीक है ना। हाँ, नेट की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो जो टॉप रैंक के लोग रहते हैं उनको जेआरएफ एज ए घोषित किया जाता है। उनको सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा
अनुदान दिया जाता है प्रति माह के हिसाब से। कितना मिलता है प्रति माह? प्रति माह के हिसाब से 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है अभी इस समय वर्तमान में। 35 हज़ार प्रति माह, ये प्रति माह मिलता है। हाँ, तो आगे की पढ़ाई हम इससे कंटिन्यू कर सकते उससे हैं। आपका रिसर्च कार्य में ताकि कोई बाधा ना आए, आपका आर्थिक रूप से किसी भी समस्या से प्रभावित ना हो, आपका रिसर्च कार्य, शोध कार्य जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ता रहे, इसीलिए सरकार इसके लिए अनुदान देती है। तो पीएचडी कितने वर्ष का कोर्स होता है, कितना समय लगता है पीएचडी करने में? पीएचडी करने के लिए मुख्य रूप से अभी यूजीसी का जो गाइडलाइन आई है पिछले 2-3 साल पहले, वो ये है कि कम से कम आप 3 साल और अधिक से अधिक 6 साल अपना रिसर्च कार्य पूरा कर सकते हैं। चूँकि ये कोई पाठ्यक्रम जैसा नहीं है कि आपको 2 ही साल में 3 साल में पूरा करना है। इसके लिए आपके एक न्यूनतम और एक अधिकतम आयु जो समय है वो रखा गया है। न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 6 साल। कुछ विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय का कुलपति जो है थोड़ा सा समय और बढ़ा भी सकता है, हाँ 1-2 साल। ठीक है। तो सीधा सा एक बार जो हमें ये बताएं कि एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है? पीएचडी में एडमिशन लेने का प्रोसेस हमने पहले भी बताया अभी आपको कि आपको पास 55% अंकों के साथ जो है स्नातक होना चाहिए। उसके बाद नेट क्वालिफाई करना जरूरी है? नेट क्वालिफाई पीएचडी में एडमिशन के लिए नहीं जरूरी है। वो जो है आपको प्रवक्ता या लेक्चरर होने के लिए, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर आप जो है प्रस्नातक हैं 55% अंकों के साथ, तो आप जो है पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला ले सकते हैं, बिल्कुल। पीएचडी में दाखिला लेने के लिए नेट और जेआरएफ की जरूरत नहीं है? हाँ, उसके लिए कंपलसरी नहीं है। होगा तो आपका बेहतर भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर नेट और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, हाँ, तो आपका एडमिशन होने में, चूँकि एडमिशन की प्रक्रिया एक बड़ी ही इसमें एक सतत थोड़ा सा हाँ, है, प्रक्रिया है। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। हाँ, उसमें फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद एक सिनॉप्सिस तैयार की जाती है, यानी कि एक रूपरेखा तैयार की जाती है। हाथ से लिख के या टाइप करके उसको प्रस्तुत किया जाता है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होता है वहाँ पे एडमिशन के दौरान। अच्छा, एडमिशन के दौरान? एडमिशन के दौरान इंटरव्यू होता है। अच्छा। ठीक है। पहले परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं, परीक्षा पास कर पाते हैं, परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम टाइप की? एंट्रेंस एग्जाम टाइप की होती है। अच्छा। और कई विश्वविद्यालयों में उसका परीक्षा का और इंटरव्यू का नंबर जोड़ के बनाते हैं। कुछ लोग इसको जो है वो अलग अलग रखते हैं। सबका अपना अलग अलग होता है। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती है। अगर हम फीस की बात करें तो उसमें फीस कितनी लग जाती है? फीस अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग है। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ बहुत कम है। कुछ जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है फीस। 5 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से है। और अगर आप किसी कुछ खास विश्वविद्यालय में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि सरकारी या जिनको हम केंद्रीकृत विश्वविद्यालय कहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, है ना। तो ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं, यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा नहीं है ना। राज्य विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे 8 से, अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय पीएचडी की फीस जो है वो 10,000 रुपये वर्ग के विद्यार्थी। हाँ, अगर आप हैं तो आपकी फ़ीस कुछ कम रहेगी। आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थी हैं, आप कर रहे हैं, तो हो सकता है फ़ीस थोड़ी और ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से वो विश्वविद्यालय के अपने मानक रहते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है वो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ीस रहती है। अच्छा, अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल होना ज़रूरी है? हाँ, चूँकि जब हम पढ़ते हैं, अभी जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा, तो मोटे तौर पर हम चूँकि इतिहास से पढ़ रहे हैं, इतिहास से पीएचडी हमारी चल रही है। अच्छा। हम इतिहास का उदाहरण देते हैं आपको। हाँ। ठीक है ना। तो चूँकि जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो मोटे तौर पे पूरा इतिहास पाषाण काल से लेकर के आज तक का हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम उसी में इंटरमीडिएट में जाते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें और उसमें मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास बढ़ता है। जब हम आगे विश्वविद्यालय में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहाँ पे प्राचीन इतिहास एक अलग विषय के रूप में चुना जाता है। ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास अलग बढ़ जाता है। फिर वो भी एक विषय के रूप में ही चुना जाता है। विषय के रूप में चुना जाता है। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं, परास्नातक में जाते हैं, तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही 2 भाग बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है हमको कल्चर ग्रुप, एक हो जाता है आर्कियोलॉजी, जिसमें आर्कियोलॉजी की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यानी कि अभिलेख है, सिक्के हैं, पुरातात्विक उत्खनन कैसे होता है। अभी हम एक टीले पर खड़े हैं, ये मनवा का टीला है। यहाँ पर एक बार खुदाई हो चुकी है काफ़ी प्राचीन काल में। ठीक है। यहाँ से 2000 साल पहले यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी। इसके बारे में भी
रिसर्च चल रहा है, रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा। बहुत कुछ खास फाइंडिंग नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा काम इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आफ्टर पीएचडी, यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद अपना भविष्य कैसे बनाए, कि करियर ऑप्शन क्या क्या है? करियर ऑप्शन कई सारे जगह हैं। आप डिग्री कॉलेज में अगर नेट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है, आप डिग्री कॉलेज में किसी भी डिग्री कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पीएचडी करने के बाद नेट करना अनिवार्य है, तभी आप पढ़ा सकते हाँ, हैं? डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपके पास जो है नेट की परीक्षा उत्तीर्ण, वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। आप तभी अच्छा। पात्र होंगे जब आपने नेट क्वालिफाई किया होगा। भले से आपने पीएचडी कर लिया हाँ, हो। भले ही आपने पीएचडी कर लिया हो, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाने के थोड़ा सा हम और समझेंगे यहाँ पे। नेट का जो परीक्षा में बैठने के लिए हमको पीएचडी करना अनिवार्य है, या फिर हम आफ्टर प्रस्नातक बैठ सकते हैं? स्नातक में द्वितीय वर्ष में, यानी कि तीसरे सेमेस्टर से, अगर सेमेस्टर है तो तीसरे सेमेस्टर से, और अगर एनुअल एग्जाम होते हैं तो आप दूसरे साल से अच्छा। नेट की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे प्राइमरी में टेट होता है, सीटेट होता है ना, ठीक उसी तरीके से है कि आपको ये पात्रता परीक्षा है, आपको ये उत्तीर्ण करनी ही तो होगी। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं कि आफ्टर पीएचडी करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शन अभी हमने बताया आपको कि आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप पीएचडी करने के बाद आप नेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप जो है डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, डिग्री कॉलेज में बन सकते हैं प्रोफेसर। आप इंटर कॉलेज में भी प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि आपने उसी विषय से परास्नातक किया रहेगा। तो और आप अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी में भी टीचर बन सकते हैं। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आपको मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और नाम के आगे सबसे अच्छी बात है कि नाम के आगे हाँ, डॉक्टर नाम लगना के शुरू हो आगे जाएगा उसी दिन से, जिस दिन से अब पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली तो नाम के आगे डॉक्टर लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा अनुभव शेयर करिए हमसे डॉक्टर साहब। आपकी बेसिक शिक्षा कैसी रही? बेसिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? बेसिक शिक्षा हमने कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। प्राइमरी की शिक्षा अपने ही कस्बे में एक विश्वविद्यालय होता था, गंधर्व शिक्षण संस्थान। अच्छा, बेसिक शिक्षा आपने अपने हाँ, लोकल से ही? बेसिक शिक्षा जो है विद्यालय था अटरिया में। अच्छा। वो उससे हमने प्राप्त की। उसके बाद ऐसे ही कॉन्वेंट कॉलेज स्कूल जो है उसमें पढ़ते रहे। फिर 12th कैसा रहा? गवर्नमेंट कॉलेज से रहा या फिर ऐसे प्राइवेट? हमारा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से रहा। क्योंकि आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि जो अक्सर बच्चों की एक सोच होती है कि हमको कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ना है और बहुत बड़े बड़े मांटेसरी में पढ़ना है, लेकिन प्राइमरी जो कॉलेज बने हुए हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो कम मिल रही है आज की डेट में, नहीं। क्योंकि शिक्षा का महत्व थोड़ा सा। हाँ, यही चीज़ है कि आप प्राइमरी में पढ़ें या मतलब आप जो है सरकारी में पढ़ें या आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर फोकस होना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं है तो स्कूल कॉलेज आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, है ना, लेकिन आप मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मेहनत आपको ही करनी। तो बेसिक शिक्षा आपने अपने ही लोकल में ही हाँ, जो लोकल में ही अपना हमने कॉन्वेंट से किया। हाँ, और उसके बाद फिर 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से हाँ, किया? 12th और ग्रेजुएशन हमने 12th हमारा बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज से रहा, और ग्रेजुएशन जो है क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से रहा। सब सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही रहे। हाँ, परास्नातक हमने विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, वहीं से हमारा शोध कार्य चल रहा तो है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमको पीएचडी करना है और नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, आगे प्रोफेसर बनना है और शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचना है? प्रेरणा, चूँकि हम बचपन से ही हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने का शौक़ रहा है, ठीक है। तो हमें कहीं भी कुछ भी अगर दिख जाता है रुचिकर तो हम उसको पढ़ने लग जाते हैं। तो इसी के बारे में हमको एक बार एक लेख पढ़ने को मिल गया, विश्वविद्यालय में कैसे आप टीचर बन सकते हैं या डिग्री कॉलेज में कैसे आप टीचर बन सकते हैं। वो समय 2011-12 का है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। अच्छा। तो हमको एक लेख एक मैगजीन में पढ़ने को मिला। वहाँ से हमारे अंदर जो है वो रुचि जागृत हुई कि क्यों ना ये दिशा चुनी जाए और इसी दिशा में शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचा जाए। शिक्षा के शीर्ष पर तक पढ़ते हुए जो है वो क्यों ना एक। तो अगर कहें कि प्राइमरी से पीएचडी तक आपने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ बहुत सारी रही, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो अभी हमारे गांव में 3 से 4 साल पहले लाइट आई है। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, लैंप जला करके या लालटेन जला करके उससे पढ़ाई की जाती थी। और चूँकि हमारे यहाँ से लखनऊ की दूरी करीब 40-50 किलोमीटर है, तो ट्रेन से आवागमन होता था। समय जितनी देर कॉलेज में या विद्यालय में लगता था उतना ही आने जाने में लग जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं साथ में, है ना। ऐसा कोई यादगार पल? सामंजस्य बिठा के चलते हैं सारी चीज़ों के साथ, तो समय जो है वो आपका भी साथ देगा। और अगर आप समय का साथ दे रहे हैं तो
कभी कोई ऐसा यादगार पल जब आपको लगा हो कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत कठिनाई पड़ रही है, बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसा कुछ आर्थिक समय आया स्थिति क्या? आर्थिक स्थिति थी एक, जब हम ग्रेजुएशन में थे उस समय की स्थिति बहुत ही मान लीजिए कि ठीक नहीं थी। लेकिन हाँ, आगे चल कर के हमने अपनी दिशा पकड़े रखी, उसको छोड़ा नहीं। कुछ कठिनाइयाँ जरूर एक लगन थी हाँ, कुछ कठिनाइयाँ जरूर और आई, मुकाम हासिल किया। लेकिन वो कठिनाइयाँ धीरे धीरे करके समय के साथ वो सपोर्ट किस तरीके का मिला जब कभी के किसी ने आपका हौसला अफजाई किया हो, कहीं किसी प्रकार सपोर्ट मिला हो कि अब लगेगा कि अब तो हम करके मानेंगे? हाँ, सपोर्ट हमेशा से जो है घर वालों का सपोर्ट रहा। कभी भी हमने कहा कि हमको ये करना है तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो तुम करो, हम कोई और कुछ भी करने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे। दोस्तों क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश से आप जो है निकले तो घर वालों को भी समझाना पड़े होगा कि पीएचडी आखिर है क्या। हाँ हाँ, ये है। अब उनको, चूँकि उनको भी भरोसा था और हमें भी जब पूरा सपोर्ट मिला और उनको भी भरोसा था तो चीज़ें जो है वो आसान होती चली गई। हमारे आसपास के जो दोस्त हैं उनका भी काफ़ी जो है सहयोग रहा समय के साथ, और आज देखिए आपकी चीज़ें बहुत कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्तम समय में से मैं थोड़ा सा समय दिया। और जो भी मित्र यह वीडियो देख रहे हैं तो खासकर जो पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं और शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट